आज अपने पाठ दूसरा मृदा जीवाश्म पदार्थ के अंदर नाइट्रोजन चक्र कर रहे हैं, जो कि इस पाठ का महत्वपूर्ण टॉपिक है। मृदा में नाइट्रोजन चक्र के महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम। मृदा में सदैव ही नाइट्रोजन की अधिक मात्रा का अंतर्ग्रहण तथा अनेकों रूपांतरण क्रियाओं के साथ निरंतर चलता रहता है। इस प्रकार के निरंतर चलने वाले कर्मिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप मृदा में नाइट्रोजन का लाभ तथा कमी होती रहती है। इस प्रकार से होने वाली नाइट्रोजन के संयुक्त परिवर्तन को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन 78% तक मात्रा पाई जाती है। तो उस वायुमंडल की नाइट्रोजन को जीवाणुओं द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा वायुमंडल से ग्रहण किया जाता है और अपनी जैविक क्रियाओं के माध्यम से उसको मृदा के अंदर मिलाया जाता है, या फिर वायुमंडल से नाइट्रोजन का कुछ भाग वर्षा के माध्यम से भी वो मृदा के अंदर मिल जाती है नाइट्रोजन, या उसका कुछ भाग पेड़ पौधों के द्वारा भी मृदा के अंदर मिलाया जाता है। जीव जंतुओं के माध्यम से भी जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसको मृदा के अंदर मिलाया जाता है, या फिर जो औद्योगिक प्रक्रम होता है अपना, उसके माध्यम से भी नाइट्रोजन, वायुमंडल की नाइट्रोजन मृदा के अंदर मिलाई जाती है। और मृदा के अंदर मिली हुई नाइट्रोजन के अंदर विभिन्न क्रियाएं होती हैं, अमोनीकरण, अमीनीकरण, जिनके माध्यम से ये पहले अमोनिया के अंदर चेंज होती है, अमोनिया के बाद ये नाइट्रेट के अंदर चेंज होती है। तो वहाँ से जो पेड़ पौधों को जितनी आवश्यकता होती है उनको ग्रहण कर लिया जाता है पोषक तत्व के रूप में, और उसका कुछ भाग वापस वायुमंडल के अंदर मुक्त हो जाता है। तो इस तरीके से ये चक्कर चलता रहता है, यानी कि वायुमंडल से जो नाइट्रोजन है वो विभिन्न माध्यम से मृदा के अंदर पहुंचती है। मृदा के अंदर विभिन्न क्रियाएं होती हैं और वहाँ से विनाइट्रीकरण के माध्यम से नाइट्रोजन वापस वायुमंडल के अंदर मुक्त हो जाती है। तो इस तरीके से ये चक्कर जो चलता रहता है तो इसको नाइट्रोजन चक्कर कहते हैं। नीचे चित्र के अंदर ये चित्र के माध्यम से अपने को नाइट्रोजन चक्र समझाया गया है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से जो वायुमंडल की अंदर मुक्त नाइट्रोजन होती है, उस नाइट्रोजन का पहले स्थिरीकरण होता है। स्थिरीकरण का मतलब होता है कि उसको स्टॉक किया जाता है, उसको निर्धारित किया जाता है, एक जगह पे जमा किया जाता है, स्थिर किया जाता है। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के अंदर दो जीव भाग आते हैं, लेते हैं, एक तो सहजीवी और एक असहजीवी। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का मतलब हो गया कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब कि जो वायुमंडल के अंदर मुक्त नाइट्रोजन है, जो अकार्बनिक नाइट्रोजन है, उस अकार्बनिक नाइट्रोजन को कार्बनिक नाइट्रोजन के अंदर परिवर्तित करना स्थिरीकरण कहलाता है। तो इसके अंदर ये दो जीव भाग लेते हैं, एक सहजीवी और एक असहजीवी। सहजीवी होते हैं कि जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करेंगे। ग्रहण करने के बाद ये पेड़ पौधों को दे देते हैं नाइट्रोजन, यानी कि जो इन्होंने जो नाइट्रोजन वायुमंडल से ग्रहण की है सहजीवी ने, वो सहजीवी जीव होते हैं जो वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करके पेड़ पौधों को दे देते हैं, और पेड़ पौधों से वो जो उनको खाने के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है वो पेड़ पौधों से ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जो सहजीवी जीव होते हैं जैसे राइजोबियम है, राइजोबियम इसी का सहजीवी प्रजाति का एक जीव है। तो ये क्या करेगा, राइजोबियम नाइट्रोजन ग्रहण करेगा वायुमंडल से, और ये नाइट्रोजन इन पेड़ पौधों को दे देगा, और पेड़ पौधों से ये अपने खाने के लिए, भोजन के लिए कार्बोहाइड्रेट ले लेता है। तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं। और उसके बाद दूसरा तो जीव है असहजीवी। तो असहजीवी सहजीवी का विपरीत होता है, यानी कि नाइट्रोजन तो ग्रहण करता है वायुमंडल से,
लेकिन ये जो अपना भोजन है, भोजन ग्रहण करना होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करनी होती है, वो पेड़ पौधों से अब ग्रहण नहीं करता। तो ये अपने जीवन के अंदर असहजीवी जो जीव होते हैं, जैसे इसका नाम एजोटोविक्टर है, ये इस प्रजाति का नाम है। तो ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करता है और जब तक ये जीवित रहता है उस नाइट्रोजन को अपने शरीर के अंदर ही जमा रखता है, और जब ये मर जाता है, मरने के बाद इसके शरीर के अंदर से जो नाइट्रोजन है वो इन पेड़ पौधों को प्राप्त होती है। अब सहजीवी आगे दो प्रकार के होते हैं, बातजीवी और अबातजीवी। तो ये अभी आगे अध्ययन करेंगे ऐसे जीवी के अंदर। तो यहाँ से नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन सहजीवी के माध्यम से, जीवों के माध्यम से और असहजीवी जीवों के माध्यम से मृदा के अंदर आती है। मृदा के अंदर आने के बाद ये कार्बनिक पदार्थ के अंदर परिवर्तित होती है, या फिर नाइट्रोजन का कुछ भाग, जैसे ये जानवर हैं, पशु ग्रहण करते हैं। जब वो मृत हो जाते हैं तो ये मृदा जीवाश्म पदार्थों के रूप में मृदा के अंदर मिल जाते हैं। जहाँ पेड़ पौधे नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण करते हैं वायुमंडल से, तो वो भी पादप अवशेषों के माध्यम से मृदा कार्बनिक पदार्थ के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं, या फिर वर्षा जल के रूप के अंदर जो वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन थी वो वर्षा जल के साथ मिलकर मृदा के अंदर मिल जाती है। तो इस तरीके से ये जो सारा का सारा प्रक्रम है, सहजीवी के माध्यम से, असहजीवी के माध्यम से, जीव जंतुओं के अवशेषों के माध्यम से, पादप अवशेष के माध्यम से, तो ये सारा का सारा पदार्थ कार्बनिक पदार्थ के अंदर चेंज हो जाता है। जिसके आगे खनिजीकरण होता है। खनिजीकरण का मतलब होता है कि जो कार्बनिक नाइट्रोजन है उसको अकार्बनिक नाइट्रोजन के अंदर परिवर्तित करना खनिजीकरण कहलाता है। तो ये आगे खनिजीकरण, खनिज, और आगे ये ह्यूमन्स का निर्माण कर देता है। जो अपने पहले पढ़ा था ह्यूमन्स, उसके अंदर ये परिवर्तित हो जाते हैं। और इसी प्रकार से जो यहाँ से वर्षा जल के माध्यम से जो नाइट्रोजन प्राप्त हुई है वो भी पहले उसका स्थिरीकरण होगा, अकार्बनिक रूप के अंदर वो होती है, उसको कार्बनिक रूप के अंदर चेंज किया जाता है, और आगे वो फिर वो ह्यूमन्स के अंदर उसका परिवर्तन हो जाता है, अपघटित हो जाती है, उसका परिशोधन हो जाता है। और यहाँ पे जो ये मृदा कार्बनिक पदार्थ अपने यहाँ से बने, ये मृदा कार्बनिक पदार्थ का अमोनीकरण होता है। अमोनीकरण के बारे में आगे अपने पढ़ेंगे। अमोनीकरण के अंदर अमोनिया बनती है, फिर उसका नाइट्रीकरण होता है। नाइट्रीकरण के बाद फिर उसका विनाइट्रीकरण होता है, यानी कि यहाँ पे नाइट्रेट का कुछ भाग तो ये पेड़ पौधों को ग्रहण होता है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो पोषक तत्वों के रूप में इस नाइट्रेट को ग्रहण कर लेते हैं, और इसका कुछ भाग विनाइट्रीकरण के माध्यम से वापस वायुमंडल के अंदर मिल जाता है। नाइट्रोजन वायुमंडल के अंदर वापस मुक्त हो जाती है। और कुछ भाग जो यहाँ से नाइट्रोजन उर्वरक है, जिसके अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है, जो अपने उर्वरक डालते हैं फसलों में, तो उसमें से भी नाइट्रोजन कुछ तो पेड़ पौधों को ग्रहण हो जाती है, और कुछ का नाइट्रीकरण या विनाइट्रीकरण के माध्यम से वापस वायुमंडल के अंदर वो मुक्त हो जाती है। तो ये सारा अपना नाइट्रोजन चक्र है। इसको आगे अपने जो जो इसके अंदर पद आते हैं, जैसे स्थिरीकरण क्या होता है, खनिजन क्या है, अमोनीकरण क्या है, नाइट्रीकरण क्या है, विनाइट्रीकरण क्या है, तो इसके बारे में आगे टॉपिक वाइज अपने अध्ययन करेंगे। तो अपना पहला टॉपिक आता है स्थिरीकरण, यानी कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे होता है। तो स्थिरीकरण को अगर अपने देखें तो जो अकार्बनिक नाइट्रोजन है, जो वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है, इस नाइट्रोजन का कार्बनिक नाइट्रोजन के अंदर जो परिवर्तन होना है उसको अपने स्थिरीकरण कहते हैं। यानी कि मृदा के अंदर जो नाइट्रोजन, वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन पाई जाती है, उस नाइट्रोजन का कार्बनिक नाइट्रोजन के रूप के अंदर परिवर्तन होना स्थिरीकरण कहलाता है। और उसके बाद खनिजन जो आता है, खनिजन इसका उल्टा होता है स्थिरीकरण का। खनिजन वह प्रक्रम है जिसमें कार्बनिक नाइट्रोजन का अधिक गतिशील अकार्बनिक रूप अमोनिया नाइट्रेट में रूपांतरण हो जाता है। यानी कि अब जो अपने पास कार्बनिक नाइट्रोजन बनी है स्थिरीकरण के माध्यम से, उस कार्बनिक नाइट्रोजन का अकार्बनिक रूप के अंदर रूपांतरण खनिजन कहलाता है। यानी कार्बनिक नाइट्रोजन का अकार्बनिक नाइट्रोजन के रूप में रूपांतरण खनिजन कहलाता है, जैसे कि इसमें अमोनिया एवं नाइट्रेट बनते हैं। इस रूप में समझ सकते हैं इसको स्थिरीकरण, यानी कि जो अकार्बनिक नाइट्रोजन है, अकार्बनिक नाइट्रोजन का कार्बनिक नाइट्रोजन के अंदर रूपांतरण स्थिरीकरण कहलाता है, और कार्बनिक नाइट्रोजन का
अकार्बनिक नाइट्रोजन के अंदर रूपांतरण यानी कि अमोनिया और नाइट्रेट के अंदर रूपांतरण है जो इसका, वो खनिजन कहलाता है। खनिजन के फलस्वरूप कार्बनिक नाइट्रोजन धीरे धीरे अमोनिया, यानी कि जो कार्बनिक नाइट्रोजन अकार्बनिक से कार्बनिक नाइट्रोजन है वो धीरे धीरे पहले अमोनिया के अंदर परिवर्तित होती है, अमोनिया से फिर वो नाइट्रेट, नाइट्रेट से फिर वो नाइट्रोजन के रूप में परिवर्तित होती है। खनिजन में अमीनीकरण, अमोनीकरण तथा नाइट्रीकरण प्रक्रम सम्मिलित हैं। तो अब जो खनिजन है, खनिजन के अंदर ये अपने 3 टॉपिकों का अध्ययन करेंगे, अमीनीकरण, अमोनीकरण एवं नाइट्रीकरण। तो यहाँ से अगर देखें कि पहले जो कार्बनिक नाइट्रोजन था, कार्बनिक नाइट्रोजन का विभिन्न एंजाइमों के माध्यम से प्रोटियोसस और उसके बाद पेप्टोनस और उसके बाद अमीनो यौगिक और फिर बाद में नाइट्राइड और फिर में नाइट्रेट बन जाता है जो पेड़ पौधों को ग्रहण हो जाता है। उनकी जो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं वो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं नाइट्रोजन को। तो कार्बनिक नाइट्रोजन है जिसके अंदर प्रोटीन के रूप में होती है, उनका पहले एंजाइम के माध्यम से प्रोटियोसस के अंदर परिवर्तन होगा, फिर पेप्टोनस के अंदर फिर उससे अमीनो यौगिक बनेंगे, अमीनो यौगिकों से फिर वो नाइट्राइड बनेगा, नाइट्राइड से फिर वो नाइट्रेट के अंदर परिवर्तित हो जाएंगे। तो एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम एक उत्प्रेरक की भांति होते हैं, जैसे उत्प्रेरक होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को कम ज़्यादा करते हैं, खुद अपरिवर्तित रहते हैं, उसी प्रकार से। तो इसमें पहला टॉपिक है अपना अमीनीकरण। अमीनीकरण वह प्रक्रम जिसमें प्रोटीन्स एवं अन्य संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, यानी कि एक ऐसा प्रक्रम होता है जिसमें प्रोटीन्स एवं अन्य संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक एंजाइम की क्रिया के फलस्वरूप अमीनो अम्लों में परिणत यानी कि परिवर्तित हो जाते हैं, अमीनीकरण कहलाता है। यानी कि ऐसा प्रक्रम जिसमें प्रोटीन्स एवं अन्य संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक एंजाइम की क्रिया के फलस्वरूप अमीनो अम्लों में परिवर्तित हो जाते हैं, अमीनीकरण कहलाती है। इस तरीके से भी समझ सकते हैं इसको, प्रोटीन प्लस अन्य संकीर्ण जिसमें नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होंगे, ये एंजाइमों की विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से अमीनो अम्लों के रूप में परिवर्तित होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, एनर्जी वहाँ से मिलती है। जो एनर्जी होती है वो सूक्ष्म जीवों के माध्यम से भोजन के रूप में ग्रहण कर ली जाती है, एनर्जी, ऊर्जा और अन्य यौगिक बनते हैं। तो ये एक समझने का मात्र तरीका है। इसको जो परिभाषा है, परिभाषा जो बुक में दे रखी है वही याद करनी है। अमीनीकरण क्रिया में परिपोषित यानी कि ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, जो उनके अंदर ऊर्जा मुक्त होती है, उन ऊर्जा को ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में। परिपोषित मृदा सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं, यानी कि अमीनीकरण क्रिया के अंदर परिपोषित मृदा सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं। इन जीवों से संश्लेषित बाह्य कोशिका प्रोटीन, अपघटक एंजाइम, प्रोटीन तथा नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों को अमीनो अम्लों में परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि जो सूक्ष्म जीव जो होंगे वो सूक्ष्म जीव जो कोशिका प्रोटीन है, अपघटक एंजाइम प्रोटीन है, ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हैं। जो भी ये सारे अपने नाम दे रखे हैं, प्रोटीन, अपघटक, एंजाइम, प्रोटीन, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों को अमीनो अम्लों के अंदर परिवर्तित कर देते हैं। कौन करते हैं? ये जो सूक्ष्म जीव है, जो परिपोषित मृदा सूक्ष्म जीव है, इन सभी घटकों को अमीनो अम्लों के अंदर वो परिवर्तित कर देते हैं, जिस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये अपने अभिक्रिया पहले देख चुके हैं। प्रोटीन एवं अन्य संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हैं, ये जितने भी यहाँ पे अपने को लिख रखे हैं इनका यही सारा है। तो ये सारे के सारे एंजाइम के माध्यम से या सूक्ष्म जीवों के माध्यम से अमीनो अम्लों के अंदर या अमीनो यौगिकों में और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ये जो ऊर्जा है वो ये जो सूक्ष्म जीव होंगे, सूक्ष्म जीव भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं और साथ में अन्य यौगिक बनते हैं। इस प्रक्रम में प्राप्त ऊर्जा सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग कर ली जाती है। अमीनीकरण में प्राप्त ऊर्जा अमीनो यौगिकों का उपयोग निम्न प्रकार से होता है या 2 प्रकार से होता है।
मृदा में उपस्थित जीवों एवं सूक्ष्म जीवों के कोशिकीय पदार्थों के संश्लेषण में तथा सूक्ष्म जीवों की प्रतिक्रिया से अमीनो यौगिकों का सरल अकार्बनिक यौगिकों में परिवर्तन हो जाता है। तो ये दो काम होते हैं अमीनो यौगिकों का। पहला तो मृदा में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके कोशिकीय पदार्थों के संश्लेषण में, और दूसरा सूक्ष्म जीवों की प्रतिक्रिया से अमीनो यौगिकों का सरल अकार्बनिक यौगिकों में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि जो सूक्ष्म जीव होंगे वो अपनी क्रिया करेंगे, जैविक क्रिया करेंगे, जो अमीनो यौगिकों को सरल अकार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। उसके बाद आता है अपना अमोनीकरण। अभी अपने जो किया वो एमीनीकरण था और ये अमोनीकरण। विच्छेदन दशाओं एवं सूक्ष्म जीवों के स्वभाव के आधार पर अमीनो यौगिकों कुछ विशेष संजात यौगिकों में अवकृत होकर अंत में अमोनिया बनाते हैं। यह परिवर्तन एमिडेस तथा डीएमिनेस एंजाइम द्वारा होता है। यानी कि जो अमोनीकरण है, अमोनीकरण होता तो सूक्ष्म जीवों के माध्यम से ही है, पर इसमें कुछ विशेष जाति के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो अमोनिया का निर्माण करते हैं। यह परिवर्तन एमिडेस तथा डीएमिनेस एंजाइम द्वारा होता है। तो ये एंजाइम के नाम हैं जिनके माध्यम से ये अमोनीकरण की क्रिया होती है। अतः वह क्रिया जिसमें अमीनो यौगिक मृदा सूक्ष्म जीवों की क्रिया के फलस्वरूप अमोनिया तथा अमोनियम यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं, अमोनीकरण कहलाता है। तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। यानी कि जो अमीनो यौगिक बने थे, अमीनो यौगिक जो अभी अपने अमीनीकरण के अंदर पड़ा था कि जो उसका अमीनो यौगिक बनते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है, तो ये वही अमीनो यौगिक हैं। वो सूक्ष्म जीवों की क्रिया के फलस्वरूप, यानी कि उसमें जो सूक्ष्म जीव हैं, जैसे इसके विशेष नाम दे रखे हैं एमिडेस वगैरह, तो इनके माध्यम से ये अमोनिया तथा अमोनियम यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस जो प्रक्रम है, जो क्रिया है, इसको अमोनीकरण कहलाती है। इसको अपने इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अमोनीकरण, जो अमीनो अम्ल अपने पास बने थे, यहाँ से जो अमीनो अम्ल बने थे, उन अमीनो अम्लों का मृदा सूक्ष्म जीव के माध्यम से अमोनिया बन जाएगा और साथ में अमोनियम यौगिक बन जाएंगे। तो ये जो भी अपने को अमीनो अम्ल दे रखे हैं, तो इनका एंजाइम के माध्यम से ये अपने को अमोनिया या अमोनिया यौगिकों के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। अमीनीकरण क्रिया में संलग्न सूक्ष्म जीव ही अमोनीकरण क्रिया को संपन्न करते हैं। इस क्रिया को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि जो अमीनीकरण क्रिया है उसके अंदर जो विशेष जात के सूक्ष्म जीव हैं वो ही इसको संपन्न करते हैं। उन्हीं के माध्यम से ये अमोनिया और अमोनियम यौगिकों का निर्माण होता है। तो ये नीचे उसके बाद ये अभिक्रिया दे रखी है जो इसी तरीके से आपको लिखनी है। अमोनीकरण क्रिया में उत्पन्न अमोनिया मृदा की कार्बन डाइऑक्साइड से संयुक्त होकर अमोनिया कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट बनाती है। इन यौगिकों के विलयन से अमोनियन आयन प्राप्त होते हैं। अब अमोनीकरण क्रिया के अंदर, इस क्रिया के अंदर जो अपने अमोनिया बनी थी, जो भी अपने अमोनीकरण क्रिया आपने पढ़ा, इसकी परिभाषा पढ़ी कि इसके अंदर अमोनिया का निर्माण होता है। तो ये अमोनिया और जो अमीनीकरण अभिक्रिया आपने देखी, अमीनीकरण के अंदर अमीनो यौगिक बनते हैं, साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी वो कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके अंदर जो अमोनीकरण के अंदर अमोनिया बनी, ये दोनों आपस में संयुक्त होकर अमोनिया कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट का निर्माण करते हैं। उसके बाद आता है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण वह प्रक्रम है जिससे मृदा में उपस्थित अमोनिया नाइट्रोजन नाइट्रेट के अंदर परिवर्तित हो जाती है। यानी कि जो अभी अपने अमोनीकरण और अमीनीकरण पढ़ा, उसके माध्यम से जो अमोनिया बनी, अमोनिया नाइट्रोजन वो नाइट्रेट के अंदर परिवर्तित हो जाती है। यह एक वायुजीवी प्रक्रम है तथा सपोषित बैक्टीरिया द्वारा संपन्न होती है। तो सपोषित ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया जो अपना भोजन स्वयं करते हैं, यानी कि यहाँ से जो ऊर्जा मुक्त होती है उस ऊर्जा के माध्यम से न करके वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो नाइट्रीकरण वह प्रक्रम जिससे मृदा में उपस्थित अमोनियम नाइट्रोजन नाइट्रेट के अंदर
परिणित हो जाती है यह एक वायुजीवी प्रक्रम है तथा सपोषित बैक्टीरिया द्वारा संपन्न होती है। नाइट्रीकरण में भाग लेने वाले जो बैक्टीरिया है उसको दो भागों में बांटा गया है। वे बैक्टीरिया जो अपनी कोशिका संश्लेषण के लिए NH4 के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यानी कि सपोषित बैक्टीरिया होते हैं। तो जो सपोषित बैक्टीरिया था उसको दो भागों में बांटा गया जो अपना भोजन बनाने के लिए। पहला तो उसने बोला कि जो NH4 का ऑक्सीकरण होगा उस ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा मुक्त होगी उस ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया नाइट्राइड के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यानी कि पहला जो होगा भाग, पहले जो बैक्टीरिया होगी, पहला वर्ग का जो बैक्टीरिया होगा वो NH4 के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करता है और जो दूसरा बैक्टीरिया है वो नाइट्राइड के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करता है। पहले वर्ग का बैक्टीरिया NH4 को नाइट्राइड में बदलते हैं। नाइट्राइड का उत्पादन नाइट्रोसोमोनास द्वारा होता है। तो जो पहला वर्ग का बैक्टीरिया है वो NH4 था, जो NH4 का ऑक्सीकरण होगा तो उसके बाद वो नाइट्राइड के अंदर बदलते हैं। नाइट्राइड का उत्पादन नाइट्रोसोमोनास द्वारा होता है। दूसरे वर्ग के बैक्टीरिया जो नाइट्राइड से ऊर्जा प्राप्त कर रहे थे, तो दूसरे वर्ग के बैक्टीरिया नाइट्राइड को नाइट्रेट के अंदर परिवर्तित कर देते हैं, उत्पादित कर देते हैं नाइट्राइड को नाइट्रेट के अंदर। तो जो उनको बदलने वाले बैक्टीरिया होते हैं उसको नाइट्रोबैक्टर कहते हैं। यानी कि दूसरे वर्ग के जो बैक्टीरिया थे जो नाइट्राइड को नाइट्रेट के अंदर परिवर्तित करते हैं तो उनको बोला जाता है नाइट्रोबैक्टर। ये नाइट्रीकरण है अमोनिया नाइट्रोजन का सपोषित बैक्टीरिया के माध्यम से नाइट्राइड के अंदर परिवर्तित होना नाइट्रीकरण कहलाता है। तो इसके अंदर दो वर्ग आते हैं बैक्टीरिया के। एक तो जो अपनी NH4 के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलते हैं अपने नाइट्रोसोमोनास, जो NH4 को नाइट्राइड के अंदर परिवर्तित करते हैं। ये तो पहले वर्ग के हो गए। उसके बाद दूसरा जो वर्ग है, दूसरा वर्ग के जो बैक्टीरिया है वो जो ऊर्जा प्राप्त करेंगे वो नाइट्राइड के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इनको नाइट्रोबैक्टर बोलते हैं। यानी कि नाइट्राइड को नाइट्रोबैक्टर जो बैक्टीरिया है वो नाइट्राइड के अंदर परिवर्तित कर देते हैं। NO2 तथा NO3 में परिवर्तन NH3 के NO2 से परिवर्तन की अपेक्षा तेज होता है। यानी कि जो NO2 का परिवर्तन है वो NH3 के NO2 से परिवर्तन की अपेक्षा तेज होता है। यानी कि जो इसका परिवर्तन है ये जो बनती है ये NH4 का जो अपने किया था पहले वर्ग का बैक्टीरिया जो किया था उससे ये दूसरे वर्ग वाला जो बैक्टीरिया है वो तेज गति से क्रिया करता है। आगे इसकी अपने को मात्रा दे रखी है क्या कौन सा बैक्टीरिया कितनी मात्रा के अंदर अपने को अमोनिया के अंदर ऑक्सीकृत करता है, नाइट्राइड के अंदर ऑक्सीकृत करता है। तो इसके बाद ही इसके नीचे अभिक्रिया है नाइट्रोमॉक्स के साथ और नाइट्रोबैक्टर के साथ। उसके बाद आता है विनाइट्रीकरण। इस प्रक्रम में मृदा नाइट्रेट का नाइट्रोजन गैस तथा नाइट्रस ऑक्साइड में परिवर्तन होता है। यह प्रक्रम अनेक जीवाणुओं की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है। तो इस प्रक्रम के अंदर जो मृदा नाइट्रेट है उस मृदा नाइट्रेट का नाइट्रोजन के अंदर या फिर नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर परिवर्तन होना होता है। तो विनाइट्रीकरण की परिभाषा हो जाएगी वह प्रक्रम जिसमें मृदा नाइट्रेट का नाइट्रोजन गैस में या नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर परिवर्तन होना विनाइट्रीकरण कहलाता है। और यह जो प्रक्रम है वो अनेक जीवाणुओं की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है। नाइट्रेट अवकरण तथा नाइट्रेट स्वांगीकरण की अनेक प्रक्रमों द्वारा मृदा से नाइट्रेट का लुप्त होना प्राय विनाइट्रीकरण कहलाता है। यानी कि लुप्त होने का मतलब वहां से जो नाइट्रेट है वो वायुमंडल के अंदर वापस नाइट्रोजन चली जाती है तो उसको लुप्त हो जाता है, जिसको अपने विनाइट्रीकरण होगा। अतः विनाइट्रीकरण का अभिप्राय उस प्रक्रम से है जिसमें मृदा के नाइट्रेट का वायुमंडलीय नाइट्रोजन था नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में पूर्ण अवकरण होता है। जबकि अन्य प्रक्रम जिसमें नाइट्रोजन का लोपन होता है नाइट्रेट अवकरण तथा नाइट्रेट स्वांगीकरण कहलाती है।
यहाँ पे दो प्रक्रम है, एक तो विनाइट्रीकरण है और एक समांगीकरण है। तो विनाइट्रीकरण तो हो जाएगा जो मृदा के अंदर जो नाइट्रेट है उस मृदा वाली नाइट्रेट का वायुमंडलीय नाइट्रोजन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर अपकरण होना, तो विनाइट्रीकरण है। और अन्य अगर कोई नाइट्रेट है तो उस नाइट्रेट का नाइट्रोजन का लोपन होता है, तो नाइट्रेट अपकरण तथा नाइट्रेट समांगीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में बैक्टीरियम, डिनाइट्रीफिनाक्स, सेजुडोमोनास, माइक्रोकोकस तथा बैसिलस बैक्टीरिया भाग लेते हैं। उसी के बाद इसी के अंदर अपने एक दूसरा टॉपिक था नाइट्रोजन स्थिरीकरण, कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे होता है। वो वैसे तो नाइट्रोजन चक्र में बता दिया। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा आयतन आधार पर लगभग 78%, यानी कि वायुमंडल के अंदर पाई जाती है। आयतन के आधार पर तथा भारात्मक आधार पर 75% होती है। वायुमंडल की नाइट्रोजन को जीवाणुओं द्वारा ग्रहण कर भूमि या पौधों को उपलब्ध कराना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। यानी कि जो वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को जीवाणुओं द्वारा, यानी कि सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया द्वारा होते हैं, वो ग्रहण करते हैं वायुमंडल से नाइट्रोजन को, और ग्रहण कर भूमि या पौधों को उपलब्ध कराना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण दो प्रकार से होता है तथा इसमें दो प्रकार के जीवाणु संलग्न है, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण और दूसरा असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो सहजीवी के बारे में बता दिया था आपको और असहजीवी के बारे में बता दिया नाइट्रोजन चक्र में। तो सबसे पहले इसमें आता है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अधिकांश फलीदार पौधों में सनई, ढेंचा, बरसीम, मटर, मूंग, चना, अरहर आदि की जड़ों में अनेक प्रकार की छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं। जो सहजीवी है उसके अंदर क्या होता है कि जो ये अपने मटर, मूंग, चना आपने देखी होंगे, तो इसकी जो जड़ें होती हैं उन जड़ों के अंदर अनेक प्रकार की छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों में जो क्या होता है, जो ग्रंथियां होती हैं इनके अंदर वायुमंडल से जो नाइट्रोजन ग्रहण की जाती है सूक्ष्म जीवों के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा, छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों में वायुमंडल से मृदा में नाइट्रोजन स्थिर करने वाले बैक्टीरिया निवास करते हैं। यानी कि जो ग्रंथियां होती हैं इन ग्रंथियों के अंदर बैक्टीरिया निवास करते हैं, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं, यानी कि इनके अंदर लेके आते हैं। बैक्टीरिया दलहनी पौधों से ऊर्जा की आवश्यकता के लिए कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। यानी कि जो वो बैक्टीरिया है उसको भोजन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट को पेड़ पौधों से ही प्राप्त कर लेते हैं तथा पौधों को नाइट्रोजन देते हैं। यानी कि उनसे तो अपने भोजन के लिए कार्बोहाइड्रेट ले लेंगे और उनको वापस नाइट्रोजन दे देते हैं। इस प्रकार परस्पर ये एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इसलिए बैक्टीरिया और दलहनी पौधों के संबंध को सहजीवन कहते हैं तथा इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले जीवों को सहजीवी कहते हैं। सहजीवी जीवाणु राइजोबियम प्रजाति से संबंधित है, जो ये दलहनी पौधों के सहजीवन में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं। उसके बाद ग्रंथि का निर्माण किस प्रकार से होता है। जो पेड़ पौधों में आपने देखी होगी उनके जड़ों के अंदर ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो जिनके अंदर ये बैक्टीरिया निवास करते हैं और उनको पेड़ पौधों को नाइट्रोजन देते हैं और उनसे कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। नाइट्रोजन स्थिरक बैक्टीरिया जड़ों में प्रवेश करके संक्रमण नलिका बनाते हैं। यह संक्रमण नलिका संपूर्ण रोम में फैल